बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज भी हम बात करेंगे मुल्क की मईशत पर, बढ़ती हुई डॉलर की रफ्तार पर, कि पाकिस्तान को कब कैसे स्टेबल करना है, पाकिस्तान की मईशत को कैसे मजबूत करना है। फिर हम बात करेंगे तुर्किया, शाम और गिरदुनवा में जो बदतरीन डिजास्टर देखा गया, जिसके लिए अब चेमा गोइयां हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और तुर्किया को कोई निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पे भरमार है, हर तरह के लोग अंदाजे लगा रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या दिमाग, जो इंसानी सोच है, वो ये मानने को तैयार है? क्या ऐसा भी हो सकता है, या कि ये खुदाई आफत कहें, नेचुरल डिजास्टर ही है, जिसमें 15,000 इस वक्त की जो फैक्ट्स एंड फिगर जो काउंट आया है, लेकिन इंटरनेशनल मुबसरीन का कहना है कि ये तादाद 25 से 30,000 पर भी जा सकती है। अभी तक मलबे तले कई लोग दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया से इमदादी जो टीमें हैं वो भी पहुंच गई हैं। पाकिस्तान से भी इमदादी टीमें वहां पे पहुंची हैं, जिसमें NDMA और पाकिस्तान आर्मी का बड़ा कलीदी किरदार है। वहां पे जो तैयारे पहुंचे हैं वो कितने दिन वहाँ पे रहेंगे? अलबत्ता जो तुर्किया के हुकाम हैं उन्होंने भी कहा है कि पूरी दुनिया हमारी मदद को आए। दूसरी जानिब हमारे मुल्क में सियासी अनसर्टेनिटी भी बरकरार है। 9 फ़रवरी को APC होनी थी, जिसकी तारीख भी अब चेंज कर दी गई है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि तुर्किया दौरे के बाद शहबाज शरीफ साहब जब वापस वतन आएंगे तो फिर हम मुशावरत के बाद डेट अनाउंस करेंगे। दूसरी जानब हमने देखा कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब अभी तक पाबंद सलासल हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या यहीं थम जाएगा? अभी तक कराची का मेयर भी मुंतखब नहीं हो पाया। इन तमाम चीज़ों बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, कई आपने मुल्की अदवार भी देखे, और पाकिस्तान की मईशत पे आपसे हम बात करेंगे। खालिद यूनुस कोडेल साहब, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। सचवानी साहब, आपका भी शुक्रिया। बात करते हैं पहले मईशत पर। खालिद साहब, वजह क्या है कि बांग्लादेश रिजर्व $40 अरब से भी ज़्यादा, हमारे पास 3 अरब तक रह गए हैं, 4 अरब 3.5। फिर हम जब अशिया खुर्दनोश की बात करते हैं तो भारत में 30 रुपए का किलो आटा है, यहाँ पे 100 रुपए में भी नहीं मिलता। फिर हम जब अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पेट्रोल 80 रुपए लीटर, यहाँ पर 200 में भी नहीं मिलता, 250 में भी नहीं मिलता। लाइनें अलग हैं। तो कब कैसे जान छूटेगी? आप चूंकि कई दुनिया के ममालिक घूमते हैं, आपको क्या लग रहा है किस चीज़ का फुकदान है? फुकदान समझ बूझ का है। एक्चुअली हम लोग जो है ना अब ऐसे हो गए हैं, हमारी कौम, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, क्योंकि अगर चेंज लानी है तो इंसान को अपने आप से लानी होगी। पहले मैं अपने आप को देखूंगा, अपनी खामियां ढूंढूंगा, फिर मैं आपको कहूँ तो अच्छा लगता है। तो दुनिया में ऐसा ही है, कहीं भी कोई चीज को सही करना होता है तो इंसान अपने आप से शुरू करते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ, स्पेशली जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, वहाँ पे हर चीज खुद से की जाती है। पहले खुद को सही करते हैं, फिर दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। मैंने यहाँ देखा कि हमारे मुल्क में आम आदमी हो, चाहे कारोबारी आदमी हो, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक हो, वो फौरन जो है ना अगले के ऊपर इल्जाम रखते हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने किया, सियासतदान ने किया, फला ने किया। भाई तुमने क्या किरदार अदा किया? अपना बताओ कि तुमने इस मुल्क को संवारने के लिए इस पे तुम रहे, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी माँ है, तुम यहाँ रहते हो, तुमने इस मुल्क को सही करने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया, क्या कर रहे हो? इल्ज़ाम तराशी के अलावा। मैं आज 4-6 दिन हो गए यहाँ आया हूँ, जहाँ बैठा हूँ, जिस महफिल में बैठा हूँ, इसी बात पे बात होती है और कहीं मुद्दा हल नहीं होता हुआ नजर आता। वो उस पर कहता है, वो उस पर कहता है, वो उस पर कहता है। तो इस तरह का ऐसे हल होगा? दूसरा जो आपने बताई प्राइजेस का रेफरेंस है, देखिए इंडिया में एक जो भी इंडिया जिस तरह का भी मुल्क है, मैंने एक चीज देखी है, वहाँ कंज्यूमर सोसाइटी है। अगर किसी चीज की कोई प्राइस बिला जवाज तजावुज करती है, वो आ जाते हैं सड़कों पर उसको रोकने के लिए। हमारे यहाँ मैंने देखा है, पेट्रोल बढ़ने की कीमत की रात को अफवाह आई, वो पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई, मैं 10 गैलन ले लूं, मैं 200। भाई कितना चलेगा? 2 दिन चल जाएगा, 2 दिन के बाद फिर वही तुम पेट्रोल कितना डालोगे गाड़ी में? कितना डालोगे? कितना ऐसे ही है। तुम्हारे घर में टैंक तो नहीं है। बट उसकी जगह अगर हम सड़क पे आके इसका एहतजाज करें, पुरसुकून तरीके से एहतजाज किया जाए,
तो चीजें सही हो भी सकती हैं, किया भी जा सकता है। इंडिया में ऐसा ही होता है, बिला जवाज अगर किसी चीज पे 30 रुपए 20 रुपए 25 रुपए बढ़ते हैं तो सोसाइटी पूरी जमा होके उसको कंट्रोल करवाती है। नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा मैंने देखा हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं साजिद भाई कि हमें किसी की परवाह कोई नहीं है। मैं लाइट पे खड़ा होता हूँ, यहाँ पे आपके सिग्नल पे खड़ा हूँ क्योंकि लाइट रेड है, हक बनता है मेरा खड़े होने का, तरीका है, कानून है, मैं खड़ा हूँ। पीछे से बड़ी गाड़ी वाला, छोटी गाड़ी वाला, बाइक वाला आएगा, मुझे हॉर्न बजाएगा, इतना मुझे तंग कर देगा, या तो मैं लाइट तोड़ दूंगा या मैं गाड़ी साइड पे खड़ा हो जाऊंगा या कुछ करूंगा, और वो मुझे गालियां देते हुए जाएंगे, इशारे करते हुए जाएंगे, ये पागल आदमी खड़ा। अरे भाई पागल कहाँ है, ये कौन सा कानून है, लाइट है, इस पे रुकना है, जाना नहीं है भाई। तो कितनी देर में तुम कहाँ पहुंच जाओगे? अगर तुमने ये तोड़ भी दी, बिलफर्ज तोड़ दी, आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 1 मिनट आगे, 20 मिनट सेकंड आगे, 30 सेकंड आगे, खुदा ना खास्ता वहां से गाड़ी होगी, कोई उड़ा देगी आपको, उड़ा देगी, एक्सीडेंट हो गया तो किसी की जान चली गई। तो आप तो इस चीज को देखें, हम बेहिस कौम हो गए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने देखा है सड़क पे अगर कोई पड़ा हुआ है तो पड़ेगा ना, तो वो जाने, उसका काम जाने, में चला जाऊं। मैं जिस मुल्क से ताल्लुक रखता हूं वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे अगर बिल्ली भी सड़क पे आ गई, कुत्ता भी सड़क पे आ गया, वैसे तो वहां होते नहीं है ऐसा, पूरी की पूरी लाइनें रुक जाती है गाड़ियों में। 20,000 15,000 8,000 10,000 जितनी गाड़ियों की रुक जाएगी, कोई किसी को ना तानाकशी करेगा, ना बोलेगा भाई आगे चलो जाओ, वो देखेंगे इसने सड़क क्रॉस कर ली फिर हम जाएंगे। तो इस तरह कौमें बनती हैं सर, इस तरह नहीं बनती कि हम आपको बोलें आप हमें बोलें। मैं देखता हूं यहाँ पे जो, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इस पर क्या हो रहा है, हमारे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, मगर मैं जब भी देखता हूँ ये पार्लियामेंट में लड़ाई, जो उस पे इल्जाम, इस पे इल्जाम, वो उसको कह रहा है, वो उसको बाकायदा लड़ाई है, लड़ाइयाँ हाथ चले। तो इस तरह कैसे आप बनेंगे, किसी भी मुल्क को बनाएंगे या मुल्क बनेगा? नहीं बन सकता सर। और आपको चाहिए कि आप सब यकजा हो, हम सब एक यकजा होके एक फैसला करें मुल्क को चलाने का, ना कि उसको तबाह करने का। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, तो ऐसे कैसे चलेगा? कसूरवार फिर कौन है? जो आप ही बता रहे हैं मायूसी मुआशरे की, ये मायूसी कहें कि कोई किसी का नहीं है, सिग्नल रेड है भी किसी को परवाह नहीं है, कोई लाश पड़ी है भी किसी को परवाह नहीं है। कसूरवार कौन है? हमारे पॉलिटिशियन हजरात इसके कसूरवार नहीं है? हैं, मगर हम खुद भी हैं। अच्छा, ये ताली दो हाथ से बचती है साजिद भाई, एक हाथ से नहीं बचती। अगर आपने थोड़ी गलती की, मैंने की है, तो गलती हो गई, मगर अगर हम सारी जिंदगी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, सही करने का तरीका नहीं ढूंढेंगे या किस तरह सही, अगर बड़ी गाड़ियों वाले मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन हजरात जो प्रोटोकॉल में जाते हैं, जो कि उनका बस ना चले तो वो साइकिल मोटरसाइकिल पर गाड़ी चढ़ा दें, ठीक है, उनको देख के फिर दूसरे भी वही सीखते हैं। बिल्कुल, तो वो प्रोटोकॉल खत्म करें और वो पहले कानून पे अमलदारी करें, तो फिर अवाम भी वही करेगी। बिल्कुल करेगी। मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं अपने आप से शुरू करूं तो माशरा सही होगा, मैं सही करके दिखाऊं। हमारे यहाँ वही कल्चर है अमेरिका में, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा। नहीं आप अमेरिका में कल्चर है हमारा कि हम किसी भी, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं, हालांकि मैं मालिक हूं अपनी कंपनी का, ठीक है, मैं अपनी कंपनी में किसी को हायर करता हूं तो मैं उसको शो मी डोंट लिटल मी, मेरा कल्चर है अमेरिका का, कि मैं करके दिखाऊंगा, उसको छोटा नहीं कर दूंगा। आपको ये नहीं कहूंगा साजिद भाई आपको ये नहीं आता, क्यों नहीं आता, आपने इस कंपनी में काम किया क्यों नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा तरीकेकार अलग है। मैं बोलूंगा ऐसे कचरा उठाना, पहले उठा के दिखाऊंगा, फिर अगर आपने नहीं उठाया तो फिर आपको बोलूंगा कि देखो मैं भी करता हूं तो आपको भी करना है। तो ये हमारा कल्चर है वहां। तो मैं यही कहता हूं, अगर पॉलिटिशियन हजरात, बड़ी गाड़ियों वाले, ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं, अगर वो कानून को फॉलो करेंगे, थोड़ी सी इज्जत रखेंगे मुल्क की, तो हर कोई रखना शुरू करेगा। ये मुझसे शुरू होता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने आप से शुरू करें तो पूरी माशरा सही हो सकता है, फिर कारवा के कारवा बनेंगे और चलते रहेंगे। क्योंकि कोई अमेरिका या लंदन या यूरोप कोई ऊपर से नहीं आया, वो भी यही लोग हैं, हम जैसे इंसान हैं, वो भी रोटी खाते हैं सर। मगर कानून को देखना है, करना है तो हमने खुद करना है। अगर आप लाइट पे खड़े हो, होता है कि कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, तोड़ के चले जाओ, नहीं, आप खड़े रहो। जब 30 सेकंड लगेंगे भाई, 1 मिनट लगेगा, खुदा ना खास्ता कोई स्पीड से आ रहा होगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है, अगले की भी जा सकती है। तो अगर हम ये सब कुछ करें तो क्यों नहीं हो सकता, मुझे बताएं, ये मुल्क सही क्यों नहीं हो सकता? चले आगे बात है। सलीम साहब, मुआशरे की बेहिसी जो कि बढ़ती जा रही है, महंगाई इसकी जड़ है, या कि हम खुद हैं, या कि पॉलिटिशियन हजरात हैं जिसमें आप भी हैं? सर उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। मगर आप गौर करो तो 1400 साल पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आया तो रूल ऑफ लॉ कहीं पे भी नहीं था। आज यूरोप जिनके मिसालें दे रहे वहाँ पे भी नहीं था, वहाँ पे भी
जो हालत थी वो बहुत खराब थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है ना, जो रूल ऑफ लॉ और करप्शन फ्री होना चाहिए कहीं पे भी इस्लामी कंट्री के अंदर में, तो वो आज हमारे इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में नापैद है। ना हमारे पास किसी कानून पे मानते हैं, ना करप्शन का पूरा एक निज़ाम हमने मुरतब कर दिया। अगर कोई काम आप किसी भी महकमे का कोई भी काम आप करवाने जाए, बगैर पैसे दिए आप नहीं करवा सकते। रिश्वत चोरी, हमारे यहाँ क्राइम अब खत्म, ये क्राइम नहीं समझा जा रहा। आपको टैक्स देना है, चालान जमा करवाने अपने जो गवर्नमेंट के जमा करवाने, तो उसके लिए भी आपको करप्शन करनी पड़ती है, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है ताकि आपको शराफत से सही तरीके से आपको वो चालान मिल जाए। तो इस हद तक हम लोग जो है बिगड़ चुके हैं, इस हद तक बिगड़ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अब जो हमारे पर तो करप्ट हुक्मरान ही मुसल्लत हो गए हैं। अब ये जो करप्ट हुक्मरान मुसल्लत हुए तो वो कभी करप्शन खत्म नहीं करेंगे। इनको खान साहब बार बार दावत देते हैं कि करप्शन के ऊपर बात होनी चाहिए, करप्शन का ऊपर जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख लें जनरल बाजवा ने करप्शन के लिए क्या किया। इन्होंने करप्शन खत्म करने में खान साहब की मदद करने के बजाय इन्होंने कहा करप्शन को जो सिर्फ मईशत को, तो बिगैर करप्शन को हम सही किए, खत्म किए, बिगैर मईशत कभी सही नहीं होती। हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकती। हमारे सरहद पार से असला जो आ रहा है जा रहा है, जो हमारे सरहद पार से जो मंशियात आ रही है जा रही है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक कि हम करप्शन खत्म नहीं करते। बदकिस्मती के साथ जब आप लोगों को इक्तदार मिला, आप लोग नहीं कर पाए। सर बदकिस्मती हम नहीं कहेंगे, हम ये कहें कि इस लूले लंगड़े इक्तिदार के बावजूद भी जिस तरीके से खान साहब ने इस इक्तिदार को चलाया और दुनिया के अंदर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी और इस्लामी फोबिया का जो प्रचार उन्होंने किया, जिस तरीके से इस लूली लंगड़ी और एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद भी करप्शन के खिलाफ खड़े रहे, और करप्शन जब करप्ट लोगों को सजाएं आने वाली थी उसी वक्त उनका रिजीम चेंज किया गया। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आने वाला था, करप्ट लोगों को सजाएं मिलने वाली थी, उसी वक्त रिजीम चेंज किया गया। रशिया से ऑयल आने वाला था, रशिया से अगर ऑयल आ जाता तो हम IMF के पास से जो हमारी गुलामी की जो जंजीरें डॉलर के नाम के ऊपर जकड़ी हुई है वो भी टूट जाती। मगर आप देखो तो ये सारी बातें जो है ना वो रोकी गई, और ये आज़ादी जो हमें चाहिए डॉलर की गुलामी से, तो उसके लिए हमें जो है वो जाना पड़ेगा 30 साल पहले, 35 साल पहले के जो लॉज थे हमारे पाकिस्तान के, वो कवानीन को अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा। कि ये कोई तुक ही नहीं है कि आप वहां से $5 अरब यहाँ पे इन्वेस्ट करो और $50 अरब आप लेके चले जाओ। किसी मुल्क में भी इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं होते। एग्रीमेंट्स आप चाइना को देख लो, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या वहां से पैसे सारे बाहर चले गए वहां से? हमारे यहाँ तो ये हमारे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो पैसे कमा के भेज रहे हैं, वो भी वो मल्टीनेशनल कंपनियां लेके चली जा रही हैं, और हम लोग अरब 2-2 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे होते हैं। भीख नहीं मांग रहे होते बल्कि हमारे गले दबाए जा रहे होते। आप देख ले 10 से $15 अरब जो इनलीगल यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग से जा रहा है, $20 अरब आपका लीगली जा रहा है। अब आप कहाँ क्या करोगे आप? और ऊपर से जो ये हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज का बेड़ा गर्क कर दिया। जब 90s के अंदर का दौर देख लें इनका, उसमें भी इन्होंने इंडस्ट्रीज का खाना खराब किया था, इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, आज फिर हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। जब तक हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेगी हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, अभी जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, जो पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है, और मुझे कभी 100% श्योर है कि वो भी बड़ा खुश होंगे जब ये सवाल करूंगा आपसे। मेरी 33 ईयर मेरी उम्र है, तो मैंने जब से होश संभाला है 12-15 साल से, तब से मैं एक सेंटेंस सुनता आ रहा हूं, पाकिस्तान बड़े हसास दौर से गुजर रहा है। ठीक है, सुनिएगा। आज आपने कहा पाकिस्तान को इन हुक्मरानों ने, एक ये सेंटेंस, और दूसरा मैं आपको बताता हूं, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है ये सब ये कर गए। आज शहबाज है, उसने कहा सब इमरान कर गया। अब जब फिर आप आओगे फिर बोलोगे ये वो करके गए थे। अब हम कोई ऑनरशिप लेने को तैयार क्यों नहीं है? अगर पाकिस्तान इस नहज पे नहीं था, आपको लगता था कि हम नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर इक्तदार के लिए पर क्यों तोड़ रहे थे? नहीं लेते, आप बोलते बाबा नहीं इतना डूबा हुआ मैं नहीं बता सकता। सर अब मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको कैलकुलेशन बताई थी कि $76 अरब इनको मिले थे कर्ज की सूरत में और सीपेक की सूरत में। $16 अरब इनको सीपेक की सूरत में मिले थे, $60 अरब का इन्होंने कर्ज लिया था। उसका हिसाब आप बताएं क्या है? जबकि $45 का जो कर्ज PTI की हुकूमत ने लिया था, उसका सारा हिसाब मैंने आपको बताया था, और एंड के अंदर में पाकिस्तान प्रॉफिट में रहा है। अगर आप कहें तो मैं एक दफा फिर आपको रिपीट कर दूं,
45 अरब डॉलर में से 27 अरब डॉलर नेट जो है वो वापस किए गए हैं, और उसके अलावा 6.5 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया गया है। 6.5 अरब डॉलर का हमारा कर्जा वापस हुआ है। कितने हो गए? 27 और 33.5 हो गए। और 8 से 9 अरब डॉलर जो है वो डैम्स पे लगे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, जिससे हमारी ज़राअत भी बेहतरी होती है, जिससे हमें बिजली भी सस्ती मिलती है। उन्होंने महंगे महंगे जो एग्रीमेंट्स किए पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए, उसी ने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमारे पास जिन ममालिक में पेट्रोल सस्ता निकलता है वो जाके इस तरह के चला रहे हैं। बाकी देख लें तमाम ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, अमेरिका में ये बैठे हुए, इनसे पूछ लें आप क्या वहां पे पेट्रोल से बन रहे हैं? बकर सलीम भाई एक बात मैं कर सकता वहां हूँ? पे जी सर, बकर सलीम भाई बात ये बताएं कि अगर हम यही कहते रहेंगे कि जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि इल्जाम आप पे लगाऊं या पिछली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर रास्ता क्या है इसको हल करने का? रास्ता क्या है? देखिए आप कह रहे हैं कि गैस वो पेट्रोल जो है हम महंगा लेके आ रहे हैं, तो हमें लेना पड़ेगा ना हमारे पास, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही इतना अच्छा। मुझे सबसे बड़ी बात समझ, आपने अपना दे दिया कैलकुलेशन कि हमने इतने अरब लिए, हमने यहाँ खर्च किए। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई या देखा है मैंने या मैंने जो सुना है, कभी हमें यही नहीं पता था कि हमने डॉलर जिस चीज के लिए लिया है आया डॉलर वहां खर्च हुआ। सर यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, नहीं होता। पीटीआई के दौर का तुम बता रहे हैं, मैं पीटीआई का अभी 8 महीने का भी आपको नहीं मालूम होगी, इस वक्त मेरे को भी नहीं मालूम, नहीं बता रहे हैं। देखिए मैं जाता हूँ, मैं अब मुझे बताया कि मेरी बात सुने, देखिए मैं सीट पे बैठता हूँ आज, मुझे मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं आया, मैं लीडर, जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप लीडरशिप लेते क्यों जब आप संभाल नहीं पाते। मैंने लीडरशिप ले ली, जीत गया, ठीक है, नहीं मेरी सुने, मैं जीत गया, मैं गया IMF के पास, वहां से कर्जा लेके आया। अब कर्जा लाया तो मैंने मुल्क पे कितना लगाया, अपनी जेब में कितना भरा, इसका कौन बताएगा मुझे? सर यही तो बात है ना, बात करप्शन और रूल ऑफ लॉ पे आके रुकती है। यही तो बात कर रहा हूँ। आप जितना भी हम इनको पकड़ेंगे ना, बात आएगी वहीं पे आएगी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और करप्शन खत्म होनी चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ है तो करप्शन ऑटोमेटिक खत्म है। बिगर रूल ऑफ लॉ के, बिगर करप्शन खत्म किए, बिगर कोई दुनिया का मुल्क आगे नहीं जा सकता है। मैं गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पेट्रोल महंगी लाते हैं, बिजली महंगी लाते हैं, IMF कहता है कि प्राइस को यहाँ करो, उसकी वजह यह कि आपने पुराना इंटरेस्ट नहीं दिया। शर्म की बात है, ऐड होगा ना सर खालिद साहब, ये कितने शर्म की बात है कि आपको भी पता है कि ये करप्शन ज्यादा एग्रीमेंट्स हुए हैं, मुझे भी पता है करप्शन ज्यादा एग्रीमेंट है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी अब अदालत खामोश है, हमारा एस्टेब्लिशमेंट खामोश है। भाई इतना मुल्क का नुकसान आप लोगों ने किया, किस बेस के ऊपर किया, किस तरीके से किया, इसके ऊपर कोई सजा नहीं है, इसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है। इसका मतलब सारे मिलजुल के खा रहे हैं, हम तो यही लेंगे नहीं सारे। और आवाम जो है वो पिस रही है, खाली आवाम पिसने के लिए। चले सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टोरी पे बात करते हैं। सर तुर्की के हालात आपने देखे, जी जी, हर आंख अश्कबार है, बिल्कुल, बड़ा अफसोस हुआ है, बहुत बड़ा सान्या है। बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ी हुई है कि हाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, टारगेट करके जो ज़मीनी लहरें हैं उनको टारगेट करके उनका रुख चेंज किया गया है। ऐसा इंसानी दिमाग काम कर रहा है? देखिए टेक्नोलॉजी इस वक्त उस मकाम पे आ गई है साजिद भाई के हो भी सकता है कि ये हुआ हो, इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, तो कोई बता सकते हैं, बट इट कुड बी पॉसिबल। जो तुर्किया पर पाबंदियां थी वो खत्म, जी, ये जो बताई जा रही है कि तुर्की खुद मुख्तार होने जा रहा था, सबको कुफर की जो कुव्वतें थी उनको आंख में कांटा था कि इसको कहते हैं ना 20-30 साल पीछे कर दो। जी जी जी, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है चीज में, इसमें कोई बात नहीं है, मगर लगता तो वो क्या कहते हैं अल्लाह की तरफ से। तो फिर हम मतलब ऐसा तो नहीं है जिस तरह तमाम मुल्कों के पास एटमी असासे हैं, जी जी जी, लेकिन अब ये सिर्फ दिखाने के लिए है, चलाने के लिए नहीं, चलाने के लिए कोई और राहें ढूंढी जा रही हैं। बिल्कुल। देखिए न्यूक्लियर हमने किस ईयर में बनाया था? 98 में। वैसे तो 70s में हमारी तैयारी चल रही थी, भुट्टो साहब के जमाने से बात चल रही थी और हो रहा था, और फिर रुक गया, कंप्लीट 98 में किया, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में 98 में मई में शायद उन्होंने पहला धमाका हमने खत्म कर दिया। तो 98 और आज 2023 में आप बैठे हैं सर, 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। तो आपने सिर्फ इस चीज की बात करी कि कौन सा फोन था, नहीं था, सेल फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज ऐसे ऐसे फोन है हमारे पास, हमारे हाथ में, आपके हाथ में, कि आप सोचें और मैं आपसे बात करूं कि वॉलमार्ट या किसी दुकान का आपको इश्तिहार दिखा देगा फोन 2 मिनट बाद। आपने देखा है 2 मिनट बाद उस चीज का इश्तिहार आ रहा है। तो जब ये चीज हो सकती है तो वो चीज क्यों नहीं हो सकती? और न्यूक्लियर मेरे ख्याल से
सिर्फ जबानी न्यूक्लियर अब कोई ऐसी चीज बन गई है या बन रही है जो आपको हमें आम इंसान को नहीं पता। ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, अब नई टेक्नोलॉजी से मुल्क तबाह होंगे। बिल्कुल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसका मुझे और आपको इल्म भी नहीं है, नाम भी नहीं पता, ना हम देख सकें उसको, ना पकड़ सकें। बिल्कुल, और ये कोई नेटवर्क के जरिए ही होनी है, ये नहीं कि दज्जाली फितना जो है वो सैटेलाइट की सूरत में हमारे सर के ऊपर 5वीं आंख मौजूद, तीसरी आंख मौजूद है, और वो तीसरी आंख हर चीज देख रही है, हर चीज सुन रही है। आप स्टूडियो में बैठे हुए आपके मोबाइल से सारी चीजें ऊपर तक जा रही होंगी, आपको क्या पता। हो सकता है इसी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम भी मौजूद हो कि कैमरा भी चल रहा हो। बिल्कुल भाई, ऐसी चीज हो सकती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि तुर्की बड़े अच्छे राह पे था, बड़े अच्छे मकाम पे था, बड़ी तरक्की कर रहा था और बड़ी खुशी भी हो रही थी देख के उसको। अभी मैं टर्की से ही आया हूँ, तो मैं जा भी उसी से रहा हूँ, मगर वैसे एक बात बता रहा हूँ कि मैं हमेशा ट्रैवल करता हूँ। टर्की माशाल्लाह काफी अपने आप को काफी उन्होंने मजबूत कर लिया और है। वो मजबूत कौम है, फिर से बन जाएंगे, बना लेंगे बहुत जल्द, जरूर बनेंगे और हम सब देखेंगे। अल्लाह ताला उनको इस आसानी से निकाले और जिस भी परेशानी में है। और अगर अल्लाह ना करे, और अगर तुर्की ने बाद में जब इस आने से निकलने के बाद बता दिया कि हम पर फला मुल्क ने अटैक किया था, तो आगे तबाही और जंग की सूरत हाल देख रहे हैं। बिल्कुल है, अच्छा तो नतीजा नहीं निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, कम से कम उस खित्ते में तो नहीं निकलेगा। कि वो जैसे सीरिया के साथ भी हुआ, हो सकता है कि वो सब एक ही उसका शिकार हुए हों, तो फिर वो भी ये सोचेगा कि मुझ पे भी हमला हुआ है। ये तुर्की बोलेगा अगर मुझ पे हमला हुआ, सीरिया ने भी सोचना। तुर्की वो मुल्क है जो एक मजबूत कौम है, मजबूत तो दिवालिया भी हो चुकी है एक बार। जी बिल्कुल, और आप देखें दिवालिया हो के आज इसकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंची हुई है। बिल्कुल पहुंची हुई। आज आप इनकी चीजें देखें जो तैयार कर रही हैं इनकी इंडस्ट्रियां, वो आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छे कंट्रीज के मुकाबले की है, चाइना से बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, और यूरोपियन क्वालिटीज के कंपटीशन में है ये लोग। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये जो हार्प टेक्नोलॉजी बताई जा रही है उसका इस्तेमाल हुआ है तुर्की में? सर ये पॉसिबल है, काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि और यहां तक कहा जा रहा है कि गाहे बगाहे मुमकिन है मुबैना तौर पे अमेरिका जहां पे ज़िलज़ले आते हैं उसके पॉइंट होते हैं, उसकी पूरी एक रिसर्च होती है कि भाई इस तरीके की जो लोकेशन होती है वहां पे ज़िलज़ले आते हैं। वो शहर जहां पे अभी ज़िलज़ला है क्या वो उस लोकेशन पे था? सर नहीं था ना। देखिए तो ये डाउट बढ़ाता है, जब वो उस लोकेशन पे नहीं और ज़िलज़ला आता है तो ये डाउट बढ़ाता है कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ा बहुत तो पहले से पता भी चल जाता है ना कि वो वेदर वालों को कि ये ऐसा होने वाला है, तो थोड़ी मूवमेंट या कुछ शहर खाली कराया जाए, कुछ लोगों को बचाया जाए, कुछ इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसा पहले से एटमॉस्फेयर तब्दीलियां रेडार बता देता है। जी ऐसा ही है। अब मैंने अमेरिका की बात की, आपने बड़ी स्माइल की। एक ये भी है, एक मिथ है कि कुछ अगर किसी मुसलमान कंट्री में कुछ होता है तो वो फौरन, इसलिए मैं स्माइल की, फौरन वहां जाती है बात की अमेरिका की तरफ से हुआ है। अमेरिका में आप बात करें तो ये बैठे हुए मैं उनके सामने बात करता हूं, हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें। अगर आप देखें तो वहां पे भी जो एक तबका है जिसको धकेला गया है, उनको तालीम से वो महरूम है और इस तरीके से रह रहे हो कि आप हैरान हो जाओगे। जैसे आप हमारी गरीब आबादी को देखोगे ना, आप बोलोगे क्या मैं पटेल पाड़े में आ गया हूँ, क्या मैं ये लाइन्स एरिया में आ गया हूँ। इस तरह के घर भी वहां पे काफी लोग इस तरह के पोजीशन में भी रह रहे हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया जाता, उन लोगों को ऊपर लाने के लिए, उन लोगों को तालीम देने के लिए। आप एंटी अमेरिका नैरेटिव को भी आप लोगों ने फरोग दिया था, आपने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो ये ताने बाने आप कहेंगे कि एक बात मैं इस बात पे कहूंगा सर, आपकी बात पे मैं ये बात कहूंगा कि आप इमरान खान से ताल्लुक है। इमरान खान को मैंने खुद वोट दिया था पहली दफा, मैं जब वो नहीं जीते थे, जी बाद में आके वो जीते थे, मैं वोट देके गया था उनको। और मेरा भी मानना ये था उस बंदे पे, मुझे भी एतमाद था, और बजाते खुद वो ईमानदार आदमी, मैं ये नहीं कहूंगा ही करप्ट में, ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। बट प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया से उन्होंने बैर ले लिया, जैसे एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को बोल दिया। सर अभी दूसरा ये बैर नहीं था, ये उन्होंने पाकिस्तान को बचाया। अच्छा चले मेरी बात क्योंकि इस बैर अगर इसको अगर कहते तो इससे ये तो पाकिस्तान दुश्मनी थी कि आप इनको अड्डे देते यहाँ पे। अमेरिका को अड्डे देने का मतलब है कि आप मुस्लिम ममालिक के मुल्क के खिलाफ जो है ना उनको इस्तेमाल कर। ये तक सुन रखा है कि हमारा एयरपोर्ट तक गिरवी है, हमारा पोर्ट तक गिरवी है, हमारा आपने दे तो दिया ना, सारे हर चीज दी भी है। 90s के अंदर, 92 के अंदर या 91 के अंदर $100 अरब से ज्यादा अमेरिकन बैंकों में, ओनली अमेरिकन बैंकों में गैर कानूनी जो हमारे पैसे हैं वो पड़े हुए थे, ओनली अमेरिकन बैंकों में। आज तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पे पहुंच चुके होंगे। आज ये 2022 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंच चुके होंगे। अमेरिका मनी लॉन्ड्रिंग के किससे अलापता है,
फेटफ के अंदर पाकिस्तान का नाम डालता है। फेटफ तो खुद अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम होना चाहिए, क्योंकि आप देखो तो ब्लैक मनी आपके पास पड़ी हो और आप गरीबों के जो पैसे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज गुर्बत की लकीर से नीचे हमारे कई खानदान, करोड़ों खानदान रह रहे हैं, और उनको पैसे वापस कर, बल्कि इनको चाहिए कि IMF को पैसे दें, उसी पैसों में से पैसे जमा करवाएं, IMF में बकाया हमें रिटर्न करें। और आप देखें तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दिया हुआ कि कर्जे अगर हम किसी के ऊपर हैं तो आप उनके जो गैर कानूनी पैसे आपके पास पड़े हुए आप उसमें से डिडक्ट करें। तो कैसे तो होगा ये बताइए? इसी वक्त होगा जब एक ईमानदार हुक्मरान यहाँ पे ये होगा। कि हमें मसला यहाँ पे यहीं पे आकर आता है कि करप्शन नहीं होगा। होगा, और करप्शन की सरपरस्ती कहने का मकसद मेरा यह है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा करप्शन का सरपरस्त जो है वो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो है। अमेरिकी अवाम बहुत अच्छी है, देखिए अमेरिकी अवाम से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है ना वो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है वो, और एंटी पाकिस्तान है खास तौर पे। चले जी खालिद, मैं ही कह रहा था कि अमेरिका जो भी कर रहा है हम उसको मौका देते हैं। हम सर खुद वही नहीं तो, सही मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना सर, पैसा हमारा अगर वहां पड़ा हुआ तो रखने वाले हमारे ही है ना। तो अगर चोरी यहाँ से हुआ तो चोरी करने वाले भी हमारे ही है ना। अपने फंड हमारे पास रखे, स्विस बैंक तो नहीं कहता कि मेरे सर, पास पैकेट वो ये ना कहे ना कि हम बहुत शरीफ लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट ये तो ना कहे ना, हमें तो ना कहे कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। भाई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आप जमा करते हो, मगर जब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आप जमा करते हो तो सबसे बड़े मुजरिम तो आप हो जिसने चोरी के माल रखा हुआ है। छोटी सी मिसाल, मैं छोटा सा आदमी, छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं हमेशा छोटी बात करता हूँ सर, मैंने भी छोटी बात की, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात मुझे है। हिसाब नहीं आता, मैं एक जनरल बात करता हूँ। मैं 4 दिन हुए हैं इस मुल्क में आया हूँ, ठीक है। जिस दिन मैं यहाँ लैंड किया हूँ ना, मैं मेरे से मेरी फैमिली का, बाहर का, आस पड़ोस का, दोस्त यार का कोई भी मिलता है, उससे सिर्फ ये कहता है तेरे पास डॉलर है? मैं कहता हूँ हाँ। किसी को नहीं देना, मुझको देना, मैं तेरे घर पैसे भिजवा दूंगा। दिस इज ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग। मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आप खुद जखीरा अंदोजी आम आदमी भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पता है कल $20 बढ़ जाएगा, $20 बढ़ जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा, $1000-2000 मैं जमा करूं। लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की नहीं कर रहा हूं जिनमें डॉलर खरीदने की इस्तिताअत है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो रुपए तक जिनके पास नहीं है। मुल्क को संवारने के लिए हमें वो लोग चाहिए जो बेचारे गुर्बत की लकीर के नीचे पहुंच गए, कपड़े के घरों में रहे, मिट्टी के घरों में रहे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जिनके पास पैसा है वही तो मुल्क सुधार सकता है, इस्तिताअत है वही तो तरक्की दिला सकता है ना। गरीब नीचे लाइन वाला तो बेचारा खाने को मोहताज है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा जो अल्लाह का शुक्र है जिसके पास इतना पैसा है, जो डॉलर खरीदने के लिए बैठा है, वो मुल्क में लगाए तो सही। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं जो मिलियनियर बिलियनियर, मैं तो हर कोई आजकल देख रहा हूं कि एक ट्रेंड है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं 10 साल पहले जिसको देखता था होंडा 70 में घूम रहा था, आज पराडो में घूम रहा है इसी मुल्क से। तो भाई इस मुल्क से जब इतना तुम आगे बढ़े तो इस मुल्क में कुछ लगाओ ना। मेरे पास तो ऐसा तरीका भी है। इस वक्त मैं आपको, कल रात को बात हो रही थी तो मैं आपको बताऊंगा, वो मेरा पॉइंट नहीं है, वो मेरा आइडिया भी नहीं है, मगर किसी हमारे बहुत खास दोस्त का आइडिया है, वो मैं आपको लिंक कराऊंगा, आप उनको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा जो भी आपको करना है। उन्होंने ऐसे आइडिया दिए कि उसके लिए मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए। एक आम कारोबारी बिजनेसमैन आदमी जो अच्छे लेवल का बिजनेसमैन है वो इस चीज को सही कर सकता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लोग जो है अपने आप से शुरू करें, हम अपने मुल्क को देखें। वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जखीरा अंदोजी हो रही है, डॉलर छुपाया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो सब कुछ देखें हो रहा है, मगर आम आदमी भी करेगा तो फिर कैसे होगा? सही तो नहीं हो सकता, बिगाड़ा ही होगा। चले नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। साबिक सदर, अगर हम करेंगे ना तो घूम के फिर वही आ मैं आगे करप्शन। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का 2 दिन पहले इंतकाल हुआ और आज उनकी जनाजे नमाज पढ़ा ली गई, तदफीन हो गई। सिर्फ अस्करी क़यादत ने शिरकत की, किसी सियासी रहनुमा ने शिरकत नहीं की। हत्ता कि कल सेनेट में हुकूमत और जमात इस्लामी के अरकान ने उनके लिए दुआ करने से भी माजरत की, कहा कि वो गद्दार थे, हम उसके लिए दुआ भी नहीं करवाएंगे। पीटीआई के कुछ अरकान ने कहा कि अब वो चला गया, अब उसकी दुआ करवानी चाहिए। ताकत फिरौन से लेके यजीद से लेके बड़े बड़े जर्मनी के हिटलर, ताकत के नशे में सही गलत बहुत सारे लोग काम कर जाते हैं। कैसे इबरत नहीं हासिल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अब देखें ना, अब जिसने भी करप्शन की या जितनी साल हुक्मरानी, आपने हिटलर का नाम लिया, दूसरे भी थे बड़े बड़े जो गुजरे हैं हिस्ट्री में, उन सब का क्या अंजाम हुआ सर? आप देखें, मैं दीनी नमाजी आदमी नहीं हूं, मैं एक जनरल बात करता हूं, मगर मेरे दिल में कहीं खौफ खुदा है कि इबरत लेनी चाहिए। और ये जो पॉलिटिशियन ये जो अब बातें कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, यूं नहीं करेंगे, नमाज जनाजा नहीं करेंगे या दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बैर था उनसे।
जो मुशर्रफ साहब ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। मुशर्रफ को मैं अच्छा आदमी वैसे भी नहीं कहता और मुझे कोई किसी से कोई डर नहीं है, मगर कुछ चीजें उन्होंने अच्छी की थी मुल्क के लिए, तो उसको आप क्रेडिट देना, क्यों नहीं देते? जो कोई चीज अच्छी करता है उसको क्रेडिट दे। वो तो इसलिए बैर खा रहे खुदा वास्ता कर, उन्होंने सब सियासतदान को रोक दिया था, बैठा दिया, 10-12 साल खुद हुकूमत की थी, जैसे जिया साहब ने की थी एक जमाने में, तो मुशर्रफ साहब ने भी की, ब्यूरोक्रेट बन के वो बैठे रहे 12 कितने साल बैठे रहे मुशर्रफ? 8 साल। तो उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया और जो भी था उन्होंने बैठे रहे, तो उन्होंने कुछ मुल्क के लिए अच्छा किया था। मगर अगर आप आज के हुक्मरानों को जिस तरह आज फिर मुल्क में पकड़ धकड़ चल रही है, माजी में भी हुई, इमरान खान साहब ने की, किसी भी उसमें की, हमें सीखना चाहिए अफाम और तफहीम के साथ मामलात हल करके मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं, छोड़ें आप रिवेंज पॉलिटिक्स को। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, हमारे अंदर ये रिवेंज की हिस्स बड़ी बहुत बुरी है कि और इल्जाम लगाने की मिनट नहीं लगाते। ये साजिद भाई ने किया, पिछली हुकूमत ने किया, इसने किया, उसने किया, भाई इसका अब हल, अब तो तुम बैठ गए ना सीट पे, अब तो यू आर द बॉस एंड वी आर द फॉलोअर्स, जस्ट टेल अस व्हाट टू डू, वी विल डू इट। तो आप यहां से शुरू करें कि पुरानी हिस्ट्री को भूलें और नया कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इस मुल्क को आगे लेके जाए। वरना तो हम 75-76 साल हमारे मुल्क को हो गए, हम यही करते रहेंगे, यही करते रहे और यही करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि अगर मैं इल्जाम ही लगाता रहूंगा सीट पे बैठ के आपके ऊपर, तो मुल्क सही कैसे होगा? देखिए आप मुशर्रफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ के साहब के दौर में, इमरान खान के दौर में, हमेशा मैंने देखा है कि पिछले वालों को बोलते कहते हैं कि तुमने यूं किया था। मैं तो सर बचपन से देख रहा हूँ। आप बचपन, मैं भी ये बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं नवाज शरीफ बेनजीर साहबा को कहते थे, बेनजीर साहबा नवाज शरीफ साहब को कहती थी, उससे पहले सब ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। चले सलीम साहब, आपके क्या इस पे रिमार्क्स हैं कि जो साबिक सदर की वजाहत कर दूं कि पीटीआई के इमरान इस्माइल साहब और एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर ने इसमें शिरकत की। चले, बहुत अच्छी बात है और शिरकत करनी भी चाहिए, गलतियां अपनी जगह पे हैं, सेनेट में हुआ कल की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम भी हैं, मगर ये कि अभी इनको अल्लाह मग़फ़िरत करे, हम ये कह सकते हैं। मगर अगर जो है वो कुछ ऐसे काम हुए तो नेचुरल बात है, जवाबदेही का हक भी अल्लाह रखता है और माफी का हक भी वही रखता है। हम दुनिया से उसको रुखसत करें, हम तो उनको दुनिया से रुखसत करें और इबरत लें, हम इससे इबरत लें। मेरा पॉइंट यही था, जो ताकत में बैठा हुआ था वो कह रहा था मेरी ताकत, आज वो अल्लाह के पास गया, उसको अल्लाह के हुजूर में जवाब देना है। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ बैठी हुई है, जो आज ताकत के नशे में, चूर और गरूर में, तकब्बुर में भरी हुई है, खान साहब में वो चाहिए, उनको आज आपने खान साहब की, क्या खान साहब में तकब्बुर नहीं आया था? क्या तकब्बुर की बात की? खान साहब ने भी सारी जेलें भर दी थी और आज सब रिहा हो गए। सर क्या जेलें भरी थी उन्होंने, मुझे बताएं। क्या खाकान अब्बासी, ये सारे केसेस जो है वो, पहली बात तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बनाए होते हैं। खान साहब ने तो उनके ऊपर सिर्फ एक मकसूद चपासी वाला केस बनाया था सर, शहबाज। और सर खान साहब को मैं केस नहीं बनाया था, हालांकि खान साहब को उनकी करप्शन के केसेस बनाने चाहिए थे, इन्होंने नहीं बनाए थे, ये इनकी गलती थी, इनको बनाने चाहिए थे। इनको जितनी भी सजाएं हो रही थी ना, वो एक दूसरे पे बनाए हुए केसेस के ऊपर हो रही थी। और ये जो रिजीम चेंज हुआ वो भी इसी वजह से। और अब सबसे पहले आते के साथ में उन्होंने 1100 अरब के केसेस जो सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन में ऊपर नीचे करके उन्होंने माफ करवा लिए, जिनके ऊपर जितने केसेस बन रहे थे सारे के सारे वो केसेस इसी चक्कर में खत्म हुए। तो क्या ये सही हुआ है? तो आइन में लिखा हुआ है कि खिलाफ इस्लाम कोई कानून नहीं बन सकता, तो ये खिलाफ इस्लाम काम कैसे हुआ है? ये कैसे कानून की सूरत बनी है? आप लोग जेल तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और आइन की खिलाफ वर्जी का मतलब आइन से गद्दारी। सलीम साहब, आइन से गद्दारी की सजा क्या बनती है? जेल हमारे पास वही बात आ जाएगी कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यहाँ तो हम कहते हैं मुसलमान नहीं है, यहाँ तो फिर हम कहते हैं मुसलमान है तो हमें सुन्नत नबी पे अमल करना चाहिए और रूल ऑफ लॉ से बढ़कर जो तालीमात हमें दी गई है वो मेरा पॉइंट ये है, हमारे पास। जब आप इक्तिदार के ऐवानों में थे तब आप कहीं से हीरोइन बरामद करवाते थे, कहीं क्या करते थे, मैं सब कंप्लीट कर दिया। आज जो हुकूमत है, आज उनका भी रवैया कुछ ऐसा ही है। आज इनके जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं खान साहब जेल ना भरो, डूब मरो। तो ये लबो लहजा हुक्मरानों का नहीं होता। आज के हुक्मरानों को मैं कह रहा हूं कि आज फिर आप जो कर रहे हो, कल फिर आप लोग भी तैयार रहना। जो लंदन में छुप के बैठे हुए हैं, डूब तो उनको मानना चाहिए। जो आके यहाँ पे आते हैं कि अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने के लिए, डूब तो उनको मानना चाहिए। एक बात बताइए सलीम भाई कि मैं अरसा दराज, जैसे इन्होंने कहा कि बचपन से, मैं भी अपने बचपन से जब से वो संभाला है, ये पार्टियां
2-3 पार्टियों के मुल्क में के बीच हमारा मुल्क खेल रहा है, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नवाज शरीफ, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नवाज शरीफ, तो ये क्या है? आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, नहीं है तो बनाएगा कौन? दूसरा ये बताएं कि आप जब आए, आपने हुकूमत संभाली, तो आपने अपने साथ उन लोगों को क्यों लिया जो कहीं से निकाले पीटे बेकार? देखें, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात से एग्री हूं, सीधी बात करूंगा, मैं आपकी बात से एग्री हूं। आपने एमक्यूएम के निकाले हुए अपनाए, आपका कारोबार क्या सर? क्यों? आपका क्या बिजनेस है? मेरा गैस स्टेशन है और मेरा कॉफी स्टोर। देखिए, अभी आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई भी आएगा ना, आप बोलेगा यार काम चलाओ यार, रखो उसको फिलहाल, तो बाद में देखेंगे। आप काम चलाने के लिए रखोगे उसको, क्योंकि आप देख रहे हो कि चारों तरफ यही नजर आ रहा है, रखेंगे आपको यही नजर आ रहा है, मुझे आपको चारों तरफ यही नजर आ रहा है। आप गैस स्टेशन को शटर डाउन नहीं करोगे, नहीं, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा, सर आप खुद खड़े हो जाएंगे, मगर आपके पास दूसरे भी बिजनेसेस हैं, मैं वहां भी खड़ा हो जाऊंगा। आप एक जगह पे एक बिजनेस पे खड़े हो सकते हैं, एक जगह मुझे एम्प्लॉय नहीं मिल रहा और दूसरे स्टोर चल रहे हैं ना मेरे, एक जगह एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, मुझे मुश्किल इस स्टोर पे है, तो मैं, और मुझे पता है कि फला आदमी चोर है, पिछले दफा उसने चोरी की थी $1000 की, मैं उसको कभी भी नहीं रखूंगा, खुद बिल्कुल 100% आपको सबकी हिस्ट्री पता थी, आपने फिर भी उनको हुकूमत में शामिल किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लेके चलेंगे, आप कभी भी लेके नहीं चलेंगे। बात 100% सही है सर, फिर ये जब मुझे पता है अवेलेबिलिटी जो है ना वो यही थे, क्या अवेलेबल यही थे, अवेलेबिलिटी का क्या बात वही आ जाती है कि देखें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास एक बड़ा बदतरीन सिस्टम है। इमरान खान साहब ने इन लोगों को जोड़ा ना, मेरी बात समझे, एक मिनट खालिद भाई मेरी बात समझिए, एमएनएस का काम क्या होता है? किसका? एमएनएस का काम क्या है बताइए, क्या होता है? यही है ना कि आप मुल्क के लिए पॉलिसियां बनाएं, कानून यही है ना। और एमएनए को किस चीज के बजट दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं बजट? किस चीज के बजट दिए? ये क्योंकि करप्ट सिस्टम हमारे पास मुसलत है सर। इसकी वजह ये कौन है, मुझे उसका नाम सर, बात यही है सर, वजीर आजम है, मगर अगर वो 2/3 वाला वजीर आजम है ना, तो वो उसके गले के अंदर कांटों का हार पड़ेगा। अगर खान साहब को 2/3 अक्सर मिलती है, प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। एक बात और करूंगा, ठीक है, एक बात और, अगर ये सिस्टम को चेंज नहीं करते हैं तो अल्लाह के हुजूर उनको भी जवाब देना है। दूसरी चीज है कि जब पाकिस्तान बना ना, जिस तरह पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान बनाया ना, इस तरह पीछे बैठे हुए उन्होंने पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने पहले में फार्मूला बना लिया था कि हमें किस तरीके से पाकिस्तान की लगाम में खींचनी है। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमोशन किया था जनरल अयूब खान को, उसको डिमोट किया था, बाद में उनको प्रमोशन दे दी गई इनके इंतजार के पास, और क्या आजम साहब के एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं थी। माजी के तो बड़े माजी के नहीं है, ये माजी साहब कि जब कायदे आजम साहब को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, उसमें हमारे आज के हुक्मरानों में से कौन अवेलेबल था? सर बात ये नहीं, बात करने का फायदा नहीं है ना, इनकी नस्लें थी सर, उसी एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें मौजूद थी, वही नस्लें चली आ रही हैं, आप जेल में नस्लें चली आ रही है जो मुल्क के मुसलत चेंज नहीं हुई है। बात के बाद सियासतदान में मुसलमान है ना हम पर, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट भी हम पर मुसलमान है। साहब जेल कब भर रहे हैं आप लोग? सर अगर खान साहब हुक्म थे तो मैं यही से ऐलान करता हूँ गिरफ्तारी दे रहा हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, चले आपने बड़ा खूबसूरत। इसके साथ ही इन्होंने अनाउंस किया कि 2 महीने के बाद अगर इलेक्शन नहीं हुए, हाँ इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं हो, तो फिर हम शुरू करेंगे जेल बढ़ोतरी शुरू करेंगे। चले आप लास्ट पे तुम सेहत पाकिस्तान एवरी ईयर हम करते हैं, माशाल्लाह, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना हिस्सा डालें। ये हुकूमतों के करने के काम होते हैं कि वो मुआशरे के उन लोगों को वो कहते हैं थपकी दे, भाई एप्रिसिएशन तो है ही नहीं ना, है ना। तो आप कैसे देख रहे हैं हमारे सीजन 4 को, और आप तो फेसबुक पे काफी अरसे से देख रहे हैं हमारी मेहनत। मैं तो बहुत खुश होता हूँ, आपकी बड़ी आपकी बजाते खुद बड़ी मेहनत है इस चीज में, और मैं देखता हूँ हर साल आप बाकायदगी से ये करते हुए आ रहे हैं, तुमसे पाकिस्तान, और आप उस लोगों को लाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं जो माशरे के लिए कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या कुछ प्लान्स हैं, और जिन्होंने फ्यूचर पास्ट में कुछ करके दिखाया है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड रियली कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस कि आपने इतना अच्छा स्टेप लिया है, जो कि अगेन ये बड़े पैमाने पे हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए चीजें, जो आप जैसा इंसान, मैं वही कह रहा हूं ना कि हम अपने आप से क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, वो आप कर रहे हैं, और आप भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी करूं। हालांकि मैं किसी उसके काबिल नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं, मगर मैं आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, इंशाल्लाह आई विल डू समथिंग वन डे फॉर दिस कंट्री। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे शौकत नहीं चाहिए, मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए, बट हमारी मुल्क है ये, जिसकी वजह से आज हम हैं और आज हमारी पहचान। एक सवाल मैं कहना चाहूंगा खालिद भाई आपसे, जी, कभी अमेरिका में एपीसी हुई है? एपीसी क्या होती है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अच्छा सवाल किया आपने। तो हमारे यहाँ नहीं हुई है सर,
नहीं ये क्यों कि वहां पे पार्लियामेंट जो है ना मौजूद है, जो भी मसले मसाले तो पार्लियामेंट में होते हैं। और ये इनकी बदनीयत ही देखें कि जब पीटीआई पार्लियामेंट में जा रही है तो उन्होंने पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। और यही तो एबीसी में आओ, मैं टीवी पे देखता हूँ इतने बड़े बड़े लीडर बैठे होते हैं, हाथापाई तक कर जाते हैं हमारे मुल्क। अब आप कहते हैं कि दुनिया इसका फायदा उठाती है। सर हमारा फायदा उठाया जाता है, सर उठाया जा रहा है। ये आज हमारे हम खुद एक नहीं है, हमें एक होना है, मसले का हल ढूंढना है। मैं तो ये हमारे पास अल्लाह ने इतना नवाजा होगा मादनियात के हवाले से, टैलेंट के हवाले से, हमारे हर मजदूर से लेके पढ़ा लिखा तबका तब सब टैलेंट याफ्ता है। और हमारे इतना टैलेंट जाया जाता है, सब बाहर जा रहे हैं। सर आप एक काम करें, आप चले जाए कच्ची आबादी में, मैं आपको बताऊं, चले जाए कच्ची आबादी में सर्वे करें, खाली घूमे फिरे, आप देखें बच्चे कितने एक से एक होशियार बच्चा पड़ा हुआ है, और सारे हमारे बच्चे जाया जा रहे होते हैं। और वो बहुत सी जगहों पे आप देखें तो मजहबी जमातें हमारे उनके हाथ में पत्थर देने के लिए तैयार है, मगर उनको कलम देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़े अलमिया है। सब पत्थर देने के लिए इसलिए तैयार है कि मुजाहरे में ये काम आएंगे, पथाओ के लिए काम आएंगे। तो वो कलम देंगे तो जालत से निकलेंगे ना। तो कलम तो कलम देंगे तो जालत से निकलेंगे। कलम देने के लिए तैयार नहीं है, उनके तालीम देने के लिए इलाकों के देखेंगे सारे तो बुरा लगेगा किसी लोगों को, मगर मैं ये कहूंगा कि बुरा तो हर बात हर सच बुरा लगता है। मैं सच बोलते हैं वो देखें, जब मैंने वो संभाला इस मुल्क में 92, 94, 96 के दौर में, इस मुल्क में जब मैं था, तो मैंने देखा कि कॉलेज के बच्चों को, स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चों को असला थमाया जा रहा है। बिल्कुल कि माजिर हो तुम, ये हो तुम, जिद्दी हो तुम, ये हो। भाई क्या करना चाह रहे हो आप? ये मुल्क को साथ करना चाह रहे हो या तोड़ना चाह रहे हो? हम खुद, मैं यही तो कह रहा हूं कि हम खुद इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ा है और आगे भी यही करेंगे। हमें सही करना ही। बात वही आ जाती है कि ये खेल जो है ना बहुत टाइम से चल रहा है, तो खेल खत्म कौन करेगा? इस खेल को खत्म करने के लिए खान साहब कोशिशें कर रहे हैं, फिर और इसी वजह से वो इस बात के ऊपर खड़े हुए हैं और एक सही और उसूली मौक़िफ़ है इनका। आप मुझे बताएं, उनके साथ आप खान साहब से पूछिएगा, मेरा तो कोई से राब्ता डायरेक्टली नहीं है, मगर इमरान खान साहब से पूछिएगा, 92 का वर्ल्ड कप जीता तो किसके साथ उन्होंने मैच खेला था, कौन थी टीम में? जावेद मियां साहब थे, जिनका आपको हिस्ट्री पता थी, ये जो एक बहुत मायनाज बैट्समैन थे। वसीम अकरम थे, उनसे अच्छा बॉलर नहीं था आकिब। तो आप टीम में कैसे लोगों को लेकर चले थे तो आप वर्ल्ड कप जीते थे। मगर आप इस वक्त सियासत कर रहे हैं, आपने सिलेक्शन सही नहीं की। टीम किसको बनाई है आपने? मैं यही तो कह रहा हूं। शेख रशीद, आप ऐसे शेख रशीद जो, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं किसी का चले नाम नहीं बोलना चाहता। चले इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ के शाद आबाद रहे, मुझे साजिद से इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।